Assalamu alaikum students, welcome to my lecture physics second year. होप सो लास्ट लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जो मैं कहता रहा हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए जो बेहतरी हो, जो आसानी हो वो हम प्रोवाइड करें। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लास्ट टॉपिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शन कर चुके हैं। उसमें हमने ये भी कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मज़ीद दो टाइप्स हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसमें है न्यूक्लियर फिजन। फिजन या फिशन हमारे पास क्या है, पहले समझने के लिए दो वर्ड्स को आप समझे। फिशन एक है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर तो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया कि न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। फिशन का मतलब क्या है कि आप एक चीज़ को, एक हैवियर न्यूक्लियाई को तोड़कर उसको आप दो लाइटर न्यूक्लियाई में जब कन्वर्ट करते हो उसको कहते हैं फिशन। अब जैसे कि ये शायद बायो में भी है, जिसमें पेरेंट सेल को टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह ये न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ये काम होगा कि न्यूक्लियस में कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किस चीज़ का होगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होगा। इस न्यूक्लियस में जो एवी न्यूक्लियाई है, व्हेन एवी न्यूक्लियाई स्प्लिट्स मीन्स ब्रेक्स, तोड़ देना, इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ एनर्जी। कि अगर एक एवियर न्यूक्लियाई को हम स्प्लिट कर ले, तोड़ दे दो लाइटर न्यूक्लियाई में विद रिलीज ऑफ एनर्जी, वो तो लाजमी बात है कि इससे रिलीज होती है एनर्जी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। इस पे काम किया था 1938 में ऑटो अर्न ने, फ्रिट्ज स्ट्रैट्समैन ने, और अर्ली इस पे काम किया है फेर्मी ने। अभी अर्ली इसने फेर्मी ने इस पे काम किया है। तो ये रही कुछ न्यूक्लियर फिजन के बारे में। अब इसके प्रोसेस में हम आते हैं। प्रोसेस इस तरह है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है यूरेनियम का, यूरेनियम 23592, ये एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस पे हम फिशन का प्रोसेस करते हैं, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर मीन्स दिस न्यूक्लियस, फिशन मीन्स इसको दो लाइटर में ब्रेक करना, लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करना, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिशन। तो इसके लिए हमें चाहिए एक न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इस न्यूट्रॉन से हम क्या काम ले रहे हैं, इस न्यूट्रॉन को हम मूव करवाते हैं। किस तरह, इट स्लो डाउन, फास्ट मूविंग नहीं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर इस यूरेनियम एटम्स, इस यूरेनियम न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा। जब ये इससे स्ट्राइक करता है तो यही जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, वो हेवियर न्यूक्लियस है। ये जो हेवियर न्यूक्लियाई है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। जैसे ही ये न्यूट्रॉन आकर इसे स्ट्राइक करेगा तो ये न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, टूट जाएगा किस चीज़ में, टू लाइटर न्यूक्लियाई में ये ब्रेक हो जाता है। विथ जैसे ये न्यूट्रॉन इसे स्ट्राइक करेगा तो इस दौरान, अब ये इसको आप पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर है। तो जब ये पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो न्यूट्रॉन है इससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा पॉइंट, जैसे ही ये न्यूट्रॉन इससे स्ट्राइक करके डॉटर में कन्वर्ट करता जाएगा, इस दौरान इससे मजीद 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, 3 मजीद न्यूट्रॉन इससे निकल जाते हैं। 3 न्यूट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, ये एवियर न्यूक्लियाई है, या इसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। ये स्प्लिट हो गए दो लाइटर न्यूक्लियाई, या हम कहते हैं इसको 2 डॉटर्स
न्यूक्लियाई में ये स्प्लिट हो गए, टूट गए विद लार्ज अमाउंट रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन मजीद निकलते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है ये फिशन का। अब इस फिशन में जो यूरेनियम एटम, यूरेनियम न्यूक्लियस जो ब्रेक हुआ है, उससे 2 हमें और डॉटर न्यूक्लियाई या लाइटर न्यूक्लियाई मिले हैं। ये किस चीज़ के हैं? इससे 2 नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये भी एक मेन पॉइंट है इस टॉपिक का कि इस फिशन प्रोसेस में जब फिशन करते हैं तो हमें अदर न्यू एलिमेंट्स मिलते हैं। इससे हमने क्या मिला? एक बेरियम मिला और एक हमारे पास इसमें क्रिप्टॉन मिला है। ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये काम हुआ है। काम इस तरह से हुआ था कि एक साल्ट सॉल्यूशन था, मींस लिक्विड फॉर्म में यूरेनियम को एक साल्ट सॉल्यूशन में यूरेनियम को डाला गया। इस दौरान रिसर्च में ये बताया गया कि इसमें एक न्यू एलिमेंट जनरेट हुआ है जिसको नाम दिया था रेडियम का। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फेल होता गया कि नहीं, इसमें रेडियम नहीं है। फिर पता चला कि इसमें बेरियम है, लेकिन बाद में फिर पता चला कि इसमें बेरियम भी है और क्रिप्टॉन भी है। मींस एक यूरेनियम के सॉल्यूशन से, एक यूरेनियम से हमें बेरियम और क्रिप्टॉन 2 न्यू एलिमेंट्स मिले हैं। अब इस बेरियम और क्रिप्टॉन को हम लिखते हैं उसको चार्ज नंबर, और इसका जो एटॉमिक मास है वो हम लिखते हैं। बेरियम में जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 141 है। इसका जो चार्ज नंबर है वो है हमारे पास 56। इसी तरह क्रिप्टॉन हमारे पास एक और न्यू एलिमेंट बना जिसका हमारे पास प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर 36 है और एटॉमिक मास 92 है। तो इससे हमें 2 न्यू एलिमेंट्स बने विद 3 न्यूट्रॉन्स एंड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी इससे रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो अभी हम देखते हैं। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो इक्वेशन के फॉर्म में ये इस तरह होगा कि एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को हमने यूरेनियम 235 से हिट किया तो हमें क्या मिला? हमें एक बेरियम मिला, एक क्रिप्टॉन मिला, जिससे हमें मजीद 3 न्यूट्रॉन मिले विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये सबसे इजी मेथड है इस डायग्राम को, इस इक्वेशन से समझना। अब बेरियम हमारे पास क्या है? 14156। क्रिप्टॉन हमारे पास क्या है? 92 एंड 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन हमें मिले हैं। तो ये एक सिंपल हमारे पास प्रोसेस है। आप इसको इस तरह समझ लें या इस तरह समझ लें कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम न्यूक्लियस से जब स्ट्राइक करता है, अब ये 235 है, ये फिर 236 बन जाता है। 235 है, ये 236 बन जाता है, जिससे हमें 2 न्यू लाइटर न्यूक्लियाई या 2 न्यू एलिमेंट्स बेरियम क्रिप्टॉन मिलते हैं। इससे 3 न्यूट्रॉन मजीद निकलते हैं, फिर उससे रिलीज ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है न्यूक्लियर फिशन के बारे में। अब एक पॉइंट है इसमें कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हमें देखनी है। और इसमें कुछ और जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास, हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने पढ़ा था, जिसको हमने E/A का नाम दिया था, जिसमें हमने ग्राफ बनाया था मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। पर न्यूक्लियन का मतलब हमारे पास क्या था कि हमने ये देखा ग्राफ में कि जैसे ही मास नंबर बढ़ता गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में रैपिड इंक्रीज है। फिर हमने ये देखा कि जो आयरन और निकल था उसके बाद वहाँ तक मैक्सिमम, उसके बाद मास नंबर जितना बढ़ता जाता है बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती थी। हमने ये देखा कि मास नंबर जैसे इंक्रीज होता था एक खास पीक पॉइंट के बाद, अब मास नंबर जितना इंक्रीज हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी उसकी कम हो रही है। ये हमने बायोग्राफ देखा था। यहाँ पर भी हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम के लिए।
हम देखते हैं जो न्यू एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके लिए हम एनर्जी देखते हैं। अब यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है यूरेनियम की, वो है हमारे पास 7 पॉइंट में है, वो है हमारे पास 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूरेनियम के लिए है। जब हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन की जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एनर्जी हमारे पास क्या है, उस ग्राफ को देखकर वो हमारे पास ये 7.6 है, और जो बेरियम और क्रिप्टॉन का है वो है हमारे पास, इसकी जो एनर्जी है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मालूम करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इनका डिफरेंस 8.5 माइनस 7.6, 8.5 को हमने माइनस करना है 7.6 से, जिससे हमें आंसर मिलता है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम करें तो हम कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन मींस एक न्यूक्लियन पे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, एक न्यूक्लियन पे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है। तो अगर हमें यहाँ पर जो टोटल एनर्जी रिलीज्ड मालूम करना है कि अगर टोटल एनर्जी रिलीज्ड हो बाय फिशन प्रोसेस, क्या अगर हम ये कहें कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय फिशन रिएक्शन, वो हमारे पास क्या होगा, हमने ये सोर्स हमने यूज किया है यूरेनियम 235, तो इस 0.9 को मल्टीप्लाई करते हैं 235 से, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 इसका जवाब आता है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एक सिंपल हमारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, तो उससे इस एक न्यूक्लियस से हमें 200 मेगा मीन्स 10 पावर 6 बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सिंपल हमारे पास एनर्जी हमने मालूम की। यहाँ से हम एक पॉइंट और देख सकते हैं, यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, इन दोनों के लिए 8.5 है। ये इस तरह है जैसे मास डिफेक्ट में हमने पढ़ा कि अगर एक हम बैलेंस ले ले, तराजू ले ले, उसमें एक पॉइंट पे हम ये रख ले यूरेनियम मींस की जो एनर्जी है, एक पॉइंट पे हम जो बेरियम क्रिप्टॉन हमें मिला है, तो बेरियम क्रिप्टॉन की एनर्जी ज्यादा है इसमें, ये इसके ज्यादा है, तो ये पॉइंट नीचे ये ऊपर, क्यों? हालांकि इस यूरेनियम से ये दो चीजें मिले, तो फिर क्यों ये ज्यादा है? क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मास डिफेक्ट में, हमने ये पॉइंट पढ़ा था मास डिफेक्ट में कि अगर हमें इन दोनों के एनर्जीज में, इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा हो, इतना डिफरेंस, इसको हम कहते हैं कि हमें कोई डिफेक्ट है, जिसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। इस एनर्जी में डिफरेंस आना वो है मास डिफेक्ट। एनर्जी में क्यों डिफरेंस आ रहा है? ये जो साइड है बेरियम क्रिप्टॉन का, इसकी एनर्जी क्यों ज्यादा है? क्यों? क्योंकि जब ये स्प्लिटिंग हो रही थी उन दौरान ये एनर्जी चूंकि कन्वर्ट हो जाती है, हम क्या कहते हैं कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है। तो अब वहाँ पर भी हमने यही मिसाल ही दिया था कि ये दोनों, हमने डिटेल से किया था कि ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। तो इस एनर्जी को और मास को हम कहते हैं कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो जब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्शन करेंगे, इस कन्वर्जन के दौरान ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, या हम कहते हैं कि मास चेंज हो जाता है एनर्जी में, जिससे हमें मास डिफेक्ट मिलता है। इसी को देख के हमारे पास है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन हमारे पास क्या है? चेन रिएक्शन ये है कि ये जो हमारे पास प्रोसेस है कि अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस से स्ट्राइक होकर बेरियम क्रिप्टॉन हमें मिल रहा है, विद रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। इसी फिशन प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करते जाते हैं, फर्दर इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, तो हमें एक चेन मिलेगा।
उस चेन को हम चेन रिएक्शन मिलते हैं। किस तरह से कि जब यहाँ से 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे तो ये मजीद आकर 3 न्यूक्लियस एवियर न्यूक्लियाई के साथ स्ट्राइक करके मजीद हमें हर न्यूक्लियस के साथ जब इसको मजीद फिर 2 लाइटर न्यूक्लियाई में जब चेंज करेगा तो इससे हमें मजीद 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। जब ये यहाँ से स्ट्राइक करेगा तो हमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर मजीद ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। यही न्यूट्रॉन जब एक और न्यूक्लियस के साथ हिट करता है तो हमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई में तो हमें मजीद 3 और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। ये है हमारे पास चेन रिएक्शन कि जब ये जो न्यूट्रॉन है फास्ट मूविंग, जब ये इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है, इस एवियर न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई को ये स्प्लिट करता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई में बेरियम क्रिप्टॉन में with release of high amount of energy 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 न्यूट्रॉन्स। अगर इसको हम मजीद कंटिन्यू करें फिर ये 3 न्यूट्रॉन जाकर एक न्यूक्लियस के साथ हिट करेंगे, फिर वो इस न्यूक्लियस को 2 लाइटर में, इस न्यूक्लियस को 2 लाइटर में, इस न्यूक्लियस को 2 लाइटर न्यूक्लियाई में ये स्प्लिट करता जाएगा। हर एक पार्ट उसी तरह 3 इसके साथ फिर 3, इसके साथ फिर 3, ये हमारे पास क्या होंगे, ये निकलते जाएंगे, ये एक चेन बनेगा। इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें हमें यहाँ पर कितने 3 न्यूट्रॉन्स मिले हैं, यहाँ पर आप देख ले 3, 6 एंड 9, फिर हमें 9 न्यूट्रॉन, फिर वो 9 न्यूट्रॉन मजीद जाकर इसी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके फिर मजीद 27 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता जाता है। तो ये हमारे पास एक चेन रिएक्शन है। इस चेन रिएक्शन में एक और चीज़ ये है कि जब ये न्यूट्रॉन मजीद हमने क्या करना है, इसको हमने एक पर्पस के लिए यूज़ करना। अब चूंकि ये चलता जा रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कंट्रोल से बाहर निकल सकता है। अनकंट्रोलेबल मतलब जिसमें हम कोई ब्लास्ट हो सकती है, जैसे कि एटम बम है हमारे पास, तो वो अनकंट्रोलेबल बन सकता है। इसके लिए हम यूज करते हैं किस चीज को, क्रिटिकल मास को। इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हम क्रिटिकल मास का मतलब है कि स्टार्ट में एक रोड लिया गया, इस रोड से जब एक ये जो न्यूट्रॉन आएगा तो ये जब इस रॉड से स्ट्राइक करेगा, इस रॉड को आप इस तरह समझिए जैसे कि इसमें एक यूरेनियम हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके जो वो है लिक्विड फॉर्म में हो या उसमें जो पार्टिकल्स वो इसमें डाले गए, तो जब ये न्यूट्रॉन आकर इसे स्ट्राइक करेगा तो हमें ये प्रोसेस मिलता है। इस प्रोसेस से अब फिर यही चीज़ बना, तो ये फेड हुआ, फिर इसी चीज़ को यू शेप किया गया। फिर जब ये न्यूट्रॉन आकर स्ट्राइक हुआ, फिर यहाँ से पास होकर इसे स्ट्राइक हुआ, तो ये भी फेल हुआ। मींस हर बार में हमें यही एक प्रोसेस मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन। सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन का ये मतलब है कि ये जब फर्दर कंटिन्यू करेगा तो अगर 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हो रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब कर जाए, एक न्यूट्रॉन जाकर आगे मजीद रिएक्शन करता जाएगा जिससे ये कंट्रोल्ड भी होगा। इसके लिए हमें चाहिए सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन, जिससे ये यूज़ हुआ, ये यूज़ हुआ, फेल हुए। आखिर में क्या यूज़ हुआ, एक स्फेरिकल शेप यूज़ हुआ। अब स्फेरिकल शेप में जब ये न्यूट्रॉन आकर स्ट्राइक हुआ, फिर हमें ये 3 हिस्सों में ये न्यूट्रॉन, यहाँ पर भी ये उसी तरह 3 न्यूट्रॉन्स बने, यहाँ पर भी इसी तरह के 3 न्यूट्रॉन्स बने, यहाँ पर भी 3 न्यूट्रॉन्स बने, ये भी फेल्ड हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि इस स्फेरिकल
शेप को, इस मास को बड़ा किया गया। जब इसको बड़ा किया गया, यही फास्ट यही स्लो न्यूट्रॉन जब आकर इससे स्प्लिट हुआ तो इसमें भी 3 न्यूट्रॉन उसी तरह प्रोड्यूस हुए। लेकिन हुआ क्या कि इसमें सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन हुआ। सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन के मतलब है कि ये जो 2 न्यूट्रॉन है ये यहाँ पर क्या हो गए, ये एब्जॉर्ब्ड हो गए, ये एक आगे मूव करता गया। इसको कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है कि क्रिटिकल मास, इसको हम देखते हैं कि ये क्रिटिकल मास है कि वो मास जिसमें ये सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन पैदा करता है उसको हम क्रिटिकल मास कहते हैं। तो वो हमारे पास ये मास था। इस चेन रिएक्शन में 2 और पॉइंट्स है। एक हमारे पास है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक अनकंट्रोल्ड चेन। अब चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन चलता जा रहा है, इसको अगर हम कंट्रोल करें मींस अपने डिजायर्ड पे हम उसको चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चूंकि ये न्यूट्रॉन्स आगे मजीद बढ़ते जाते हैं तो ये इससे एक बहुत बड़ा मींस इसकी जैसे हम कहते हैं जैसे कि एटम बम का प्रोसेस, तो बड़ा धमाका, बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है अगर ये कंट्रोल से बाहर हो। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, रिएक्शन के बढ़ने से इस पे बैड इफेक्ट होगा जिससे ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो हमें वो न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कराने हैं, उन न्यूट्रॉन्स को स्लो कराने हैं, उनको फास्ट होने नहीं देते। तो इस तरह के जब चेन रिएक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें सबसे पहला मेन एग्जांपल हमारे पास आता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है कि इसमें यही प्रोसेस किया जाता है लेकिन इसको हम इस फॉर्म में सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बनाकर हम इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल से हम उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट अभी करेंगे। अनकंट्रोल मीन्स अगर वो कंट्रोल ना हुआ तो वो किस तरह एज अ एटॉमिक बॉम्ब वो हमारे पास क्या होगा, वो बिहेव करेगा। जिससे आपको पता है एक होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, एक न्यूक्लियर। केमिकल रिएक्शन एक खास इलाके तक महदूद होता है, जैसे कब ये कमरा है, ये घर है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो तकरीबन इतना मतलब फास्ट होता है कि वो इस पूरे सिटी को वो ख़त्म तबाह कर सकता है। तो इसलिए अनकंट्रोलेबल इस तरह की चीज़ों में ये यूज़ हो सकते हैं जिसको हम कंट्रोल ना करें। तो इसी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से निकला है, इसका एक पार्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम इसी चीज़ पे इसी न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करके यूज़ करते हैं, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। उससे फिर हम क्या फ़ायदा उठाते हैं, एक हम उसमें प्रोडक्शन ऑफ हीट कर सकते हैं, सेकंड एक हम उसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। जैसे कि हम नाम सुनते आ रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो प्लांट जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेथड क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ होते हैं, उसमें हम प्रोडक्शन ऑफ हीट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे करते हैं, वो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर से ही समझ आएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में मैंने इसको पार्ट्स में कंस्ट्रक्शन में डिवाइड किया है। किस तरह से डिवाइड किया है कि सबसे पहले हमारे पास है रिएक्टर। रिएक्टर का मतलब हमारे पास स्टार्ट में एक होता है रिएक्टर, ये मैं बाय पॉइंट्स बताता जाऊंगा। एक रिएक्टर होता है, इस रिएक्टर में हम रखते हैं लिक्विड। इसी रिएक्टर में हमारे पास होता है फ्यूल रॉड्स। इसी रिएक्टर में हमारे पास होते हैं कंट्रोल रॉड्स। ये हमारे पास एक मेन पॉइंट है, रिएक्टर, लिक्विड और फ्यूल रॉड्स और कंट्रोल रॉड्स। ये 4 पॉइंट्स हमने इसमें ड्रॉ कर लिए। अब समझते हैं कि ये है क्या। एक तो ये एज अ रिएक्टर काम करता है। रिएक्टर का मतलब ये प्रोसेस करता है सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन, कि अगर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर इसमें इंटर होता है,
एक पॉइंट ये है कि ये एज ए रिएक्टर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन होगा जिससे ये दो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो रॉड्स है ये बेसिकली एज ए टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा है। यही चीज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जो 2 न्यूट्रॉन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक न्यूट्रॉन जो है वो आगे मूव करता जाता है। अब मूव कैसे करता है? एक तो हमने यहाँ पर रखा है, ये है रिएक्टर, इस रिएक्टर में है लिक्विड। लिक्विड किस चीज का है? जो लिक्विड हम यूज करते हैं वो हम ड्यूट्रियम यूज करते हैं। आप बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर हुआ होगा, इसके आगे एक और पार्ट आता है हीट एक्सचेंजर, वहां पर भी ब्लू होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक नॉर्मल वाटर यूज हुआ है। ये एक नॉर्मल वाटर नहीं है, ये एक हैवी वाटर है। हैवी वाटर मींस वो ड्यूट्रियम हमने यूज किया है। ड्यूट्रियम हमने यूज क्यों किया है वो देखते हैं। हमने यहाँ पर नॉर्मल वाटर क्यों यूज नहीं किया है, इसके लिए हम इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं। एक ही हमारे पास लिक्विड जो वाटर है वो है ड्यूट्रियम, जो हमने पढ़ा सेकंड आइसोटोप है हाइड्रोजन का। एक हमने यूज किया है यहाँ पर नॉर्मल वाटर। अब इस पार्ट में हमने यूज किया है ड्यूट्रियम को। ड्यूट्रियम क्यों यूज किया है ये देखते हैं। नॉर्मल वाटर क्यों यूज नहीं किया है? वो इसलिए कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि ड्यूट्रियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि इससे हम प्रोडक्शन ऑफ हीट करना चाहते हैं, तो वो इस वाटर पे वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कमिंग पॉइंट्स में भी आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। जो ड्यूट्रियम है इट इज़ 20% हैवियर देन नॉर्मल वाटर। ये नॉर्मल वाटर से 20% हैवियर है। अगर ये हैवियर ना होता तो हम इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं क्योंकि ये हैवियर है। तो ये हैवियर वाटर हम यहाँ पर ड्यूट्रियम को यहाँ पर यूज़ करते हैं। हैवियर वाटर का फिर ये मतलब है कि इससे ये टेम्परेचर इंक्रीज कराना, टेम्परेचर हम इंक्रीज करा सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज करा सकते हैं हैवियर वाटर से। तो ये 20% लाइटर है हैवियर वाटर से। दूसरा पॉइंट, ये पुअर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है, ये गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये जो रिएक्टर है ये एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से काम लेगा। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से मतलब सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन, जिससे ये दो एब्जॉर्ब होकर एक आगे बढ़ेगा। तो ये इसलिए यूज होता है ड्यूट्रियम लिक्विड कि ये पुअर न्यूट्रॉन